सो यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट एंड देन फाइनली अब हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो तो अब सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इवन ये थोड़ा पार्ट लंबा जा सकता है बट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि आपकी जो कंटेंट है या मैं कहूँ कि मेमोरेंडम का जो आधार है, ये कहते हैं कि किसके क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेन आपके पास आपके सबसे पहले नेम क्लासेस होने वाले, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्शन नहीं है ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव है, यस सॉरी फॉर दैट, मैं इसको करेक्ट कर इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है, लायबिलिटी क्या है एंड कैपिटल क्या है, इनके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। ये मीनिंग हो गया कि मेमोरेंडम क्या है, हम लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो बैकबोन राइट एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन हमेशा आता है, आप सभी बच्चों का डाउट यही रहता है कि मैम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने इसी तरीके से ये पीडीएफ डिजाइन की हुई है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ये क्वेश्चन ही ना रीजन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है जो कि डिस्कस कर ली है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का स्कोप, कंपनी का रिलेशनशिप किसके साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। एक ऐसा चार्टेड डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी की लिमिट को डिफाइन करता है कि हाँ जी आप इस दायरे में रहकर ही काम करेंगे। तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में आ जाता है नेम क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई नाम क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या आप कोई भी नाम रख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ही नाम रखने होंगे। आप कोई ऐसा नाम नहीं रखेंगे जो कि एक आपकी अथॉरिटी के द्वारा मना किया गया, अथॉरिटी इन द सेंस कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया है कि हाँ जी आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? तो नेम क्लॉजेस का मतलब क्या है कि स्पेसिफाई द ऑफिशियल नेम, कि आपका ऑफिशियल नेम क्या रहने वाला है कंपनी का, जिसके नाम से लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी कंपनी है। अब इनका नाम स्पेसिफाई किया गया है जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब मैंने फ्लिपकार्ट बोला है तो आपको समझ में आ गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग फॉर्म है। ठीक है, अमेजोन बोला है, मिंत्रा बोला है, नाइका बोला है, सारे के सारे अमेजोन के सॉरी शॉपिंग एप्लीकेशंस है, कंपनीज है ये। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो आपके ऑफिशियल नेम होते हैं, यहाँ पर इनके ये जो मैंने नाम बोले क्या इनकी एक आइडेंटिटी है अलग अलग, और उसके अंदर जो मेंबर्स काम करते हैं वो भी अलग अलग है। राइट, मस्ट बी अ यूनिक, क्या सभी अलग अलग नाम है? क्या ऐसा है कि एक कंपनी एप्पल है तो दूसरी भी एप्पल आपको देखने को मिलेगी मार्केट में? नहीं, एप्पल है तो एप्पल ही है। इवन ये प्रोडक्ट अलग अलग निकाल दे बट कंपनी का नाम, हर एक कंपनी का नाम यूनिक होता है। ठीक है, लॉफुल होता है, कोई भी रूल रेगुलेशंस ब्रेक नहीं करना होता उनको। ठीक है, एंड अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो सारी की सारी डिटेल्स क्या होती हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा उसको अप्रूवल दी जाती है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि लीगल फॉर्मेलिटी व्हाइल नेमिंग अ कंपनी, जब हम अपनी कंपनी का नाम रखते हैं ना तो हमें कौन कौन सी फॉर्मेलिटी, इवन कौन कौन सी चीजों को माइंड में रखना होगा कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा, मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स कि आपको ऐसा नाम नहीं रखना है जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किया हुआ है, मीन्स कि रोका हुआ है, नहीं आप ये नाम नहीं रख सकते। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये बोला गया है कि नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर अ नेम, कोई भी कंपनी जब तक उसका नाम नहीं होगा ना वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। रजिस्टर्ड होने के लिए, अपने आप को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए जरूरी है कि उसको नाम रखना होगा। नाम कैसे होना चाहिए, इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि मिसलीडिंग करता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पर मान लीजिए एप्पल है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट करूं एप्पल है बट साथ में कुछ और इसमें जोड़ दिया कि एप्पल एक्स कंपनी, एप्पल वाई कंपनी, एप्पल जेड कंपनी, कुछ भी मतलब ऐसे एक आगे नाम रख दिया, तो कहीं ना कहीं आगे एक एप्पल देख के लोग सोचेंगे कि वाह एप्पल कंपनी है, पीछे एक ऐसा मिसलीडिंग का नहीं होना चाहिए कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, भाई ये एप्पल दोनों एक ही है, अलग अलग है या भाई भाई है, क्या मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो मिसलीडिंग ऑफेंसिव आपके नाम नहीं होने चाहिए। मस्ट नॉट बी कंटेन द वर्ड जो कि सजेस्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग, मीन्स कि आप ऐसा पीछे नाम भी नहीं लिखेंगे या फिर आगे अपना नाम नहीं जोड़ेंगे कंपनी के साथ जो कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि आप उनको यूज नहीं करेंगे।
जैसे कि आप अगर मैं कहूँ कि जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में के अंदर इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिमिटेड, आप इस तरीके के नाम ऐसे इंडियन ऐसे यूज नहीं करेंगे। अगर आप यूज करें तो एक स्ट्रिक्टली जो सीक्वेंस होती है, बहुत ज्यादा मेन अथॉरिटी की पावर लेनी, परमिशन लेनी पड़ती है, वो लेनी पड़ेगी आपको। ये आपको अप्रूवल नहीं है एक नॉर्मल कंपनीज को, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो XYZ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये एक्सेप्टेबल है। मींस कि ऐसे नाम नहीं होंगे जो कि आप क्या है, मतलब आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी लीडर का नाम अगर मैं आगे जोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का लगा लीजिए, महात्मा गांधी जी का लगा लीजिए, ठीक है, भगत सिंह जी का लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे नाम आपको आगे अलाउड या फिर पीछे अलाउड यूज करना एज ए कंपनी के तौर पर अलाउड ही नहीं, ठीक है। या फिर ऐसे नाम जो कि आपकी पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्मफुल करती, ठीक है। चलो तो फिर देखो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी कंपनी ने अपना नाम सिमिलर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में कंपनी है ना वैसा ही रख दिया, तो सिंपल सी बात है, लोगों के माइंड में तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे कि सैमसंग है, एप्पल है, को समथिंग अलग अलग नजर आ रही है। बट अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने क्या किया, एप्पल के नाम से कंपनी थी ऑलरेडी मार्केट में, ठीक है, उस वो जैसे प्रोडक्ट बना रही है, मैंने अपनी कंपनी का नाम भी एप्पल रख दिया, मैं भी वैसे प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पहली बात तो मैं जो एग्जिस्टिंग कंपनी की जो रेपुटेशन है उसका मेरा यूज हो रहा है, जो कि गलत बात है। इसने भाई इतनी मेहनत करके रेपुटेशन बनाई, और जो नई अभी आई है मार्केट में कंपनी, वो उसका फायदा उठा रही है, जो कि सरासर गलत है। दूसरा, जो पब्लिक को कंफ्यूजन भी तो होगी कि भाई कौन सा रियल एप्पल की कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मुझे लेने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं किसी कंपनी की एग्जिस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन को हार्म कर रही हूँ या फिर पब्लिक को कंफ्यूजन हो रही है, कुछ ऐसे नाम मेरी कंपनी का रख रही हूँ जो कि टोटली इनअप्रोप्रिएट है इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया, समझ में आया। तो सबसे पहले जो नाम के रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि आपको ऐसा नाम बिल्कुल भी नहीं रखना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये मना किया गया है कि आप ऐसे नाम नहीं रख सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एम्बलम्स एंड देयर इज द नेम प्रिवेंशन ऑफ द इनप्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंपनी के नाम के आगे कुछ ऐसे नाम नहीं लिखेंगे जो कि स्पेसिफिक मेंशन है। गवर्नमेंट ने टोटली इनको मना किया हुआ है, प्रोहिबिटेड है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, महात्मा गांधी जी हो गए हैं, ठीक है, अशोक चक्र हो गया है, UN हो गया है, WHO हो गया, वर्ल्ड, ये सारे के सारे इस तरीके के नाम आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जैसे कि महात्मा गांधी ट्रेडिंग कंपनी, ये अलाउड ही नहीं है भाई, ठीक है। गांधी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ इस तरीके से हो सकता है, बट प्रॉपर ऐसे महात्मा गांधी तो नहीं अलाउड है, क्योंकि ये एक आपके लीडर को मेंशन कर रहा है। इस तरीके के जो शब्द है, इस तरीके की जो सेंटेंस है, वो टोटली क्या किए गए हैं, रोक लगाए गए हैं, प्रोहिबिटेड किए गए। गॉट इट, ओके जी। नेक्स्ट जाता है यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड और द प्राइवेट लिमिटेड। हमें जब अपने नाम, जब हम नाम डिसाइड करते हैं ना कि भाई मेरी कंपनी क्या है और मेरा नाम क्या है, तो जरूरी है ना बच्चे कि आपकी कंपनी के पीछे आप क्या लिखेंगे, या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे या फिर आप लिमिटेड लिखेंगे। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से मतलब क्या है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आपकी कंपनी प्राइवेट है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी कंपनी गवर्नमेंट है। और जब भी कभी इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये देख के लगाता है कि मेरी कंपनी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा सा सिक्योर होती है एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी के अंदर, राइट। तो दैट्स रीजन कि यहाँ पर क्लैरिटी हो जाए, जो शेयर होल्डर्स है जो डीलिंग कर रहे हैं कंपनी के साथ, वो अवेयर हो जाए कि हाँ जी हमारी लायबिलिटी क्या रहने वाली है जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो लायबिलिटीज है वो थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, बट पब्लिक कंपनी के अंदर अगर आप शेयर लिमिटेड बाय शेयर में आए तो लिमिटेड बाय शेयर ही रहेगा, जिसके कारण इन फ्यूचर में आपका पैसा क्या नहीं होने वाला कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं होगी, किसके लिए, फर्म के कंपनी के लॉस के लिए। क्लियर आ रहा है समझ में। दैट्स रीजन कि जब हम नाम डिसाइड कर रहे हैं तो हमें अपने नाम के पीछे, किसी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखना नेसेसरी है, जरूरी है। देखिए क्या लिखा, प्राइवेट कंपनी मस्ट इंक्लूड द प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम एंड पब्लिक कंपनी मस्ट बी लिमिटेड एट द एंड। द ऑब्जेक्टिव इज दैट those who deal with the companies are aware that the liability of the member of the company is limited है या unlimited है based on the nature of the company। समझ में आया, ओके जी।
नेक्स्ट जाता है कि लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड और द प्राइवेट लिमिटेड। आई होप प्राइवेट लिमिटेड बहुत ज्यादा, चलो मैं इनको ना स्टार लगा लेती हूँ जहां पर ये मुझे चेंज करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे अल्टरिंग करनी थी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जो कि हमने यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक थी, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी जिनको प्राइवेट या फिर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। ये वही कंपनी होगी जो कि आपकी चैरिटेबल कंपनी होगी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इनके लिए स्पेशल्स क्या होते हैं, लाइसेंस होते हैं अंडर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनी 2013 कि ये अपने नाम के पीछे क्या नहीं लगाएंगे, इनके पास बिल्कुल फ्रीडम है, इनको लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो लिमिटेड लगाए या प्राइवेट लिमिटेड लगाए। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां किस लिए वर्क कर रही है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट, ये कभी भी अपने प्रॉफिट को एज अ पर्सन के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है वो आगे यूज होता है फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, जैसे कि इन्फोसिस फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है, ये सारे के सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन नो एनजीओज हैं, राइट। तो इनको क्या है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इन शब्दों से भी हमें कई बार पता लग जाता है। आप कभी कभी देखना, कभी किसी के मैगजीन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, इवन कभी कभी आपने देखा होगा कि बोर्ड भी लगते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि ये कंपनी ये है, ठीक है, उसके पीछे लिमिटेड लगा हुआ है, या जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने अब आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे इसके पीछे क्या लगा होता है। ठीक है, अब टाटा का तो मैंने बता दिया, रिलायंस का बता देना मुझे। ठीक है, ये काफी सारी कंपनी, उनके पीछे नोट करना कि लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अगर कुछ नहीं लिखा तो दैट मींस वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशंस एंड द पब्लिकेशंस ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अब देखो जो आपने नाम को डिसाइड किया है वो जरूरी है भाई, अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इवन उस डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका नाम क्या है। हर एक, जब भी मैं कोई बिल पास करूंगी उस बिल के अंदर, इवन आपने देखा होगा कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, फिर कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, या फिर कहीं से भी आप सामान खरीद के लेकर आते हैं, अब आपको रिसिप्ट मिलती है नहीं मिलती, ऊपर प्रॉपर कंपनी, उस शॉप का नाम, उस कंपनी का नाम जिसमें भी डील करती है, और साथ में जीएसटी नंबर समथिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब लिखी होती है। तो ये आप जब भी कोई बिलिंग लेटर, इनवॉइस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर उस डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली आपको मेंशन करना होगा, डिस्प्ले करना होगा कि भाई मेरी कंपनी क्या है। इवन वेबसाइट पे भी होता है, कॉमन सील भी होती है, नीचे स्टैम्प भी होती है, इवन साइन भी होते हैं यहाँ पे, राइट। तो दैट्स रीजन कंपनी का नाम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये आपको एग्जांपल दिख रहा है, लेटर हेड के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई मेरी कंपनी ये है, और मेरी कंपनी कहाँ है, भाई दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ है? इंडिया के अंदर है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9876543210 है। समझ में आया? अभी हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। ये हो चुका है कि नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिचुएशंस और द रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, ये कैसे डिसाइड होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिलता है ना, तो वहां पर इसको जरूर मेंशन करना पड़ता है। इवन रैंडमली 30 दिन के लिए हम अपने नाम को टेम्परेरी बेसिस पे रख सकते हैं, बट उसके बाद अगर आपको अल्टर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो क्या लिखा हुआ, द सिचुएशन और द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज वन ऑफ द एसेंशियल क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट स्पेसिफाई द स्टेट इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। मींस कि जहां पर मेरी कंपनी बनी है, जिस कंपनी को मैं बना रही हूँ, भाई उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ मेरी कंपनी वर्किंग करने वाली है, कहाँ उसकी जो बिल्डिंग है वो सेटअप होने वाली है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा जी, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि की पॉइंट्स क्या है। डिफाइन द कंपनी लीगल डोमिसाइल। अब मैं अभी, अगर आप लोगों के दिमाग में, आपने भी देखा होगा, आपका भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होता है कि आप कौन से स्टेट, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते है नहीं। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब का बना होगा, हरियाणा से बिलोंग करता है हरियाणा का डोमिसाइल होता है। जिस भी स्टेट से है उसका एक डोमिसाइल होता है, कि वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ जी ये पर्सन इस वाले स्टेट से बिलोंग करता है और इस वाले डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। ठीक है,
अगर मैं कहूँ कि पंजाब के अंदर अगर आप रह रहे हैं दूरी के अंदर, ठीक है, दूरी एक डिस्ट्रिक्ट है, या मैं कहूँ पटियाला के अंदर, संगरूर के अंदर, ठीक है, सो वो क्या कर रहा है, पंजाब एक प्रॉपर स्टेट हो गया और उसके अंदर आप इस वाले पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। सो आपको अपने लीगल डोमिसाइल भी क्या करने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे, सेटअप करने पड़ेंगे फॉर द इनकॉर्पोरेशन। दिस क्लॉज स्टेट दैट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी वेयर द कंपनी इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड, जहां पर ऑफिशियली वो रजिस्टर्ड होने वाली है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होने वाला है, तो जितने भी लीगल मैटर्स होने वाले दिल्ली जुडिशियल्स क्या करने वाली, उसको सॉर्ट आउट करने वाली। ये इसलिए भी जरूरी होते हैं। अगर कोई यहाँ पे डिस्प्यूट्स होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो उसकी कोर्ट ही आपको क्या करने वाली है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, मींस कि जिस टाइम आपके पास जो आप रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस टाइम आपको मेंशन करना होगा कि हाँ जी अगर मेरा रजिस्ट्रेशन चेंज हुआ है या समथिंग कुछ ऐसा चेंज करना है मुझे, तो आप इसको होल्ड में रखना, थोड़ा सा लाइटली मेंटेन करना, क्योंकि क्या पता हम बाद में क्या कर सकते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। While be registering a company, the state must be mentioned in the memorandum of association. लिखना जरूरी होता है। The exact address is not required initially. स्टार्टिंग में हमें exact एड्रेस की जरूरत नहीं होती। स्टार्टिंग में हम एक रफली दे सकते हैं कि हाँ जी दिल्ली में इस वाले एरिया पे हो सकती है, बट हमारा प्लान यहाँ पर भी है, पर अभी हम लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर चेंज हुआ तो हम बाद में करें, बट मस्ट बी प्रोवाइड विद इन द 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। 30 दिन के अंदर अंदर जब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी ना, मींस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, तब उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे बताना होगा कि हाँ जी मेरा प्लेस चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है इंपॉर्टेंस फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऐसा क्यों है मैम कि हमें रजिस्ट्रेशन ऑफिस के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है हमें अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है, मैम ऐसा क्यों जरूरी है? अब आप ये बताओ, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप अपना एड्रेस फिल करते या नहीं करते, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आप इग्नू यूनिवर्सिटी से, जैसे कि बच्चे क्लासेस अपनी कोर्सेज को पूरा कंप्लीट करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पता है क्या उस यूनिवर्सिटी में क्या पैटर्न है कि इवन काफी सारे बच्चे उस यूनिवर्सिटी के भी होंगे, मैं दोनों यूनिवर्सिटीज को भी कंप्लीट उसको यूनिवर्सिटी को भी कवर कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आप अपना मोबाइल नंबर, आपका मेल एड्रेस, इवन आपका प्रॉपर एड्रेस भी देते हैं, क्यों, जो कि आपकी जो डीएमसी है ना, ठीक है, जो मार्कशीट होती है वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के थ्रू आते हैं, मींस की विद द हेल्प ऑफ द पोस्ट से थ्रू आएंगे। अब आपने अगर उसके ऊपर प्रॉपर नाम, प्रॉपर एरिया मेंशन किया होगा, लैंडमार्क किया होगा कि भाई मेरा घर इसके पास है, ये नजदीक ये दुकान लगती है, ये घर लगता है, या कोई धर्मशाला या कोई होटल है, आप लैंडमार्क लिखते हैं नहीं लिखते? अब उसकी मदद से जो डाकिया होने वाला है जो आएगा उसको मदद हो जाएगी कि हाँ जी इसी पर्सन को देनी है। इस वजह से भी रजिस्ट्रार ऑफिस के रजिस्टर्ड जो ऑफिस है हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन कि हाँ जी अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, गवर्नमेंट का जो कॉरेस्पोंडेंसीज रिजल्ट्स आने वाले हैं, या फिर कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट है, आपके मेन पॉइंट पे पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन हब, दैट मींस जो आपने एड्रेस दिया है। क्लियर आ रहा है समझ में? चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ये आगे हम पढ़ेंगे अल्टरेशन में, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ। Legal compliances and the address on the document. The company must be display the registrar office address on the, अब देखो कोई भी डॉक्यूमेंट है, लास्ट वाला पॉइंट मेरे पास सबका एक जैसे, ठीक है, कि जो आपके डॉक्यूमेंट होने वाले हैं वहां पर आप मेंशन करेंगे नहीं करेंगे, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर क्या था क्या था, अब मैं उसी एग्जांपल के ऊपर पहुंचती हूँ। क्या ये पॉइंट आया समझ में कि हमारा नेम कैसा होना चाहिए? क्या अब ये भी समझ में आ गया कि क्यों रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसे दिल्ली इंडिया क्यों लिखा हुआ था? समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्लॉज भी फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यही तो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम कंपनी बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें अप्रूवल लेने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवाने की जरूरत है। यस, यू नो, यस, the objective clause is one of the most important clause in the memorandum of associations. It's define the main objective, ये मेन ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, ये स्कोप डिफाइन करता है कि हाँ जी कितने एरिया के अंदर काम करना है और क्या क्या डिसीजन ले सकती है, कितने रिसोर्सेज यूज कर सकती है, ज्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं करना इन्वेस्टर्स का, ज्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं करना, जो नेचुरल में जो एग्जिस्टेंस जो आइटम्स है उनका नहीं यूज करना,
समझ में आ रहा है? मीन्स की एक दायरा, जैसे मैंने आपको बताया, एक लिमिट, एक बाउंड्री, एक एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द पर्पस ऑफ द कंपनी। कंपनी का पर्पस यहाँ पे कौन डिफाइन करता है? मेमोरेंडम डिफाइन करते हैं। मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या होने वाली है, कंपनी किसके लिए क्या है एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, अगर आपने आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंपनी को सेटअप किया है तो आप आईटी सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं है कि आप कोई भी अदर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेस्टोरेंट आप ओपन कर ले, क्यों? क्योंकि भाई आपने मेमोरेंडम में तो दिखाया था कि आप आईटी सर्विस दे रहे हो और साथ में आपने रेस्टोरेंट का भी काम कर लिया, तो जो कि सरासर गलत है। रेस्टोरेंट का काम आप तब कर सकते हैं अगर आपने अल्टर मॉडिफाइड कर लिया हो, और मेमोरेंडम को अल्टर करवाना बहुत बहुत मुश्किल है। इवन मैं कहूँ कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं बोल रही, मुश्किल है, लेंथी प्रोसेस है। दैट्स अ रीजन कि अगर आपको कुछ चेंज करवाना होगा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उसके लिए भी। तो यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव मेंशन किया है वही मेन ऑब्जेक्टिव आप क्या करने वाले, परफॉर्म करने वाले। रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज बियॉन्ड द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, आपको वो काम करने के लिए बिल्कुल रोक दिया जाएगा जो कि आपने लिखा ही नहीं है। ठीक है, आपने अगर आईटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोला है तो आप केवल आईटी सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं है कि आप रेस्टोरेंट ओपन करें। ठीक है, विद इन अ लीगल बाउंड्री के अंदर ही आप अपने काम को करेंगे। और इवन जैसे कि आप अपने फंड्स का यूज, काफी सारे फैक्टर में हो जाते हैं, जैसे कि आप फंड रेज कर रहे हो तो फंड का वही यूज करें जहां पर उन्होंने जिस पॉइंट के लिए रेज किया था, आप उसको वही यूज करें। अगर कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं और यूज कर रही है कि बिना मतलब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के, तो वो बिल्कुल ही इनलीगली है, इवन मैं कहूँ कि इन अप्रोप्रिएट है, जिसके लिए जो मेंबर्स है कंपनी के ऊपर केस भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकते हैं? एक होता है देखो मेन ऑब्जेक्टिव, एक होता है जो मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसे हम कह सकते हैं एक प्राइमरी है और एक हमारे पास क्या है, एंसिलरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, जो हमें बिजनेस करना है। एंसिलरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जिसे हमें कहते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी है, जो कि सपोर्ट करता है हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को। समझ में आया? अदर ऑब्जेक्टिव क्या है, कहीं ना कहीं मेन ऑब्जेक्टिव को ही सपोर्ट करने वाला काम होगा जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होगा, बट होगा आपकी मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। अगर आपके मेन ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल हट के है तो वो आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, इवन वो आप ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज इन ऑब्जेक्टिव क्लास आगे डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये इसी के अंदर आता है। कई बार क्या होता है पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि आपको जस्ट ओनली ये बोला जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्लास को एक्सप्लेन करो, तो उनके अंदर ये सभी चीजें एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेंज टू द ऑब्जेक्टिव क्लास, ये हम मैंने बोला अभी आगे बढ़ेंगे अल्टरेशन में। लीगल कॉम्प्लियंसेस एंड द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस, इन्वेस्टर्स की जो प्रोटेक्शंस है, लीगल कॉम्प्लियंसेस है, इंपॉर्टेंट है भाई। रूल रेगुलेशन तो हर जगह फॉलो करने पड़ेंगे, जो लिखा है वही कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टर्स एंड द स्टेक होल्डर रेफर टू द ऑब्जेक्टिव क्लॉज टू इंश्योर दैट द कंपनी स्टे ट्रू टू इट्स पर्पस। जो कंपनी ने बोला था वो उसी पे रहकर काम करे, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पर्पस के लिए उन्होंने फंड रेज किया था उस फंड को वहीं पर यूज करे, राइट वे में यूज करे, अलग ना यूज करे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे लो ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी हो गया। नेक्स्ट जाता है हमारे पास लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज का मतलब क्या है कि आपकी जो लायबिलिटी है ना बच्चों, वो लिमिटेड रहने वाली है या फिर अनलिमिटेड रहने वाली है। मैम लिमिटेड का मतलब क्या है और हमारे पास अनलिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए लिमिटेड का मतलब क्या है कि जो एक बाउंड्री है, जिसके आपको ये मैंने कहा ना कि आपको बस मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि आप खाना खा रहे हैं तो आपको केवल 2 रोटी खानी है, तो 2 क्या है, लिमिटेड है। शादी में जाते हैं एक तो प्लेट सिस्टम होता है ना, हाँ राइट, प्लेट सिस्टम होता है, एक सिंपल ऐसे ओपन नहीं होता है। प्लेट सिस्टम में क्या होता है कि एक प्लेट एक पर्सन के लिए है ना, और उसके अंदर जितनी भी वैरायटी है वो आपको मिलेगी। बट यहाँ पे अनलिमिटेड में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप वो चीज क्या करते हैं, खाना में लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी लायबिलिटी होती है, किसकी होगी कि कंपनी के अंदर अगर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हाँ जी हम अपने शेयर्स पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 1000 शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया और एक शेयर की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 10 रुपए,
तो ये है मान लीजिए मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स ने किसी कंपनी के शेयर कितने होल्ड किए हुए, 1000, और कंपनी को उसको जब कंपनी पैसे मंगवाएगी इससे तो इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10,000 हो गए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो होता है कि इसको पता है कि भाई मेरे को अगर कंपनी में लॉस हो गया या कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट हुई, कंपनी मुझसे 10,000 तक ही मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांगेगी, ठीक है। बट यहाँ पर अनलिमिटेड में क्या है कि कंपनी के अंदर लोगों को पता नहीं होता कि इन फ्यूचर में उसको कितनी लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है, कितना पैसा कंपनी को देना पड़ सकता है। इवन उनकी जो पर्सनल जो एसेट्स होती है वो भी क्या होने वाली है, यूज हो सकती है। समझ में आया, तो समझ में आ रहा है। तो ये होता है लिमिटेड, ये होता है अनलिमिटेड। अच्छा, इसमें भी केस बना देते हैं। क्या अगर मान लीजिए जिसने कहा है कि मैंने 7,000 ऑलरेडी दे रखे हैं, अभी 3,000 पेंडिंग है, तो इन फ्यूचर जब कंपनी पैसा मंगवाएगी, काफी सारा लॉस है, मान लीजिए इनके यहाँ पे लॉस है 1 लाख रुपए का कंपनी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख रुपए में से इससे भी पैसा मंगवाएगी, भाई इससे केवल 3,000 रुपए मंगवाए, क्योंकि ये तो ये क्या कर चुका है, दे चुका है। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी आपको इस तरीके से डिफाइन की गई है कि जो पर्सन की जो सीमा है, एक्सटेंट टू विच द मेंबर आर लाइबल टू द फॉर द कंपनीज डेट, कंपनी के डेट के लिए मेंबर कितनी बाउंड्री तक, कितनी सीमा तक क्या है, लाइबल रहने वाले। क्लियर है, समझ में आया। ओके, डिफाइन द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर, कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मींस कि इन फ्यूचर में कितना पैसा देना है, राइट। पैसा कब होगा, या तो जब कंपनी को क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, या कंपनी बंद हो रही है, बंद होना दैट मींस बाउंड अप होना, इस केस में कंपनी पैसा मंगवाती है, ठीक है। और तीसरा चलो एक और ले लेते हैं, जब कंपनी को लॉस होता है, ठीक है, लॉस हम यही कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। टाइप ऑफ लायबिलिटी मैंने आपको ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो दैट्स द रीजन मैं अब इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। लिमिटेड बाय द शेयर, देखो मैंने यहाँ पे वैसे एग्जांपल मैंने दे ही दिया, बट फिर भी मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि 10 रुपए में से मैंने कहा कि मैंने 7 रुपए ऑलरेडी दे दिए। अब 7 रुपए का हिसाब किताब लगाए तो यहाँ पे 7,000 मैंने दे दिए, तो बाकी बचे कितने हैं, 3। तो ये होता है लिमिटेड बाय शेयर, कि मैं केवल शेयर जितने मेरे रहते हैं देने, जितने शेयर के ऊपर पैसे देने रहते हैं वो पैसे मैं वापिस दे दूंगी। गारंटी का मतलब क्या होता है कि मैंने गारंटी की है कि हाँ जी जब कंपनी बंद होगी ना, कंपनी टेंशन ना लेना, 2 लाख रुपए में तुम्हें हेल्प करूंगी। कहते ठीक है। किसी दूसरे ने कहा कि भाई मैं 5 लाख रुपए हेल्प करूंगा जब कंपनी बंद होगी। तो जब लिक्विडेशन होता है ना, मींस कि जब कंपनी बंद होती है ना, जो लिक्विडेटर होता है वो उन व्यक्तियों को बुलाएगा और जिन्होंने गारंटी दी है कि हाँ जी तुमने गारंटी दी थी 2 लाख की, लाओ 2 लाख रुपए में, तुमने गारंटी दी थी 5 लाख की, लाओ 5 लाख रुपए में। तो ये होता है लिमिटेड बाय द गारंटी, कि जब कंपनी लिक्विडेशन में आती है तो क्या करते हैं, कुछ एक मेंबर एग्री हो जाते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड अमाउंट, जो कि हाँ जी हम आपको पे करेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड का तो कोई दायरा नहीं है, आप हमेशा तैयार रहिएगा, साइरन कभी किसी भी टाइम बज सकता है कि आपकी जो लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी आपको ही पे करनी है। इवन आपकी जो पर्सनल एसेट्स है वो क्या हो सकती है, यूज हो सकती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी होने का ये फायदा है कि मेंबर्स को पता होता है कि हाँ जी मेरे को केवल 10,000 ही देने हैं, जिससे कि उनका इन फ्यूचर में जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सिक्योर रहती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करती, जिसके कारण जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाता है। इस वजह से जो लायबिलिटी क्लॉज इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, कैपिटल क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, कैपिटल क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा फर्म में रेज करने वाली है, उनको डिस्कस किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने कहा, अब आपने एक +1 +2 में पढ़ा होगा कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है ना। अकाउंटिंग के अंदर ये बोला जाता है कि जो हमारी कंपनी है हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, किसी को नहीं पता कब खत्म होगी, है ना। तो इस दौरान कंटिन्यूस है, और इस लाइफ टाइम कंपनी को कितना पैसा चाहिए उसको रन करने के लिए, टोटल जो अमाउंट है वो कितनी चाहिए कंपनी को, ठीक है, वो यहाँ पे डिसाइड की जाती है कैपिटल क्लोज में। मैंने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, समझ में आया, समझ में आया। तो चलो ठीक है, क्या मुझे एकदम से 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल,
ऑथराइज कैपिटल इसे कहते हैं कि जो हमारी टोटल कैपिटल होती है ना, जो हमने इसको कॉर्पोरेट अकाउंट में भी किया था कि जो आपकी ऑथराइज कैपिटल होती है ना, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है कि पूरे लाइफ टाइम दौरान मेरे को इतना पैसा चाहिए, कहते हैं अच्छा। धीरे धीरे करके लोगों को क्या करने वाली, कंपनी इशू करने वाली। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को फर्स्ट टाइम क्या चाहिए थे, 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी ने 5 लाख के शेयर इशू कर दिए, ठीक है। 5 लाख रुपए चाहिए थे, मैंने कहा कि मेरा एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो मैंने क्या किया, 50,000 शेयर इशू कर दिए, कहते अच्छा। अब जरूरी थोड़ी ना कंपनी के जितने शेयर कंपनी चाह रही है उतना पैसा रेज आसानी से हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कम हो, 45,000 लोग शेयर सब्सक्राइब हो, या ऐसा हो सकता है कि भाई 55,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब हो जाए। तो जो सब्सक्राइब होंगे उसे बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। देन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, फिर कंपनी जैसे जैसे कंपनी को और रिक्वायरमेंट होती रहेगी वैसे वैसे मंगवाती रहेगी, पैसे को मंगवाती रहेगी। तो यहाँ पे 3 स्टेप आ चुके हैं बच्चों। जो सबसे पहला मेन क्या है कि कंपनी के अंदर एक ऑथराइज्ड कैपिटल का स्टेप होता है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी है। इशूड कैपिटल का मतलब क्या है, जो कंपनी ने शेयर को इशू किया है लोगों के लिए, और इशू किए हुए शेयर में से लोग क्या करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो चलो यही प्रोसेस है। देखो क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज द बाय द इशूइंग द शेयर। इट्स ensure the legal clarity regarding the company financial structure, कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स क्या रहने वाला है, ठीक है। ओके, मैक्सिमम कैपिटल कितनी रहने वाली है, ऑथराइज, जैसे मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये आपकी टाइप्स मैंने बता दी है, ऑथराइज्ड होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब होती है। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी ने कॉल किया कि हाँ जी पैसे ले आओ, अब मुझे जरूरत है। कंपनी ने मंगवाए थे कितने, मान लीजिए 40,000 रुपए, 40,000 शेयर के ऊपर पैसे मंगाए थे, मीन की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लाख रुपए भी मंगवाए। बट मैंने अभी हमारे एग्जाम्पल में कितने इशू किए थे कितने, 50,000। लोगों ने सब्सक्राइब किए थे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 45,000। पर कंपनी को अभी फिलहाल 4 लाख की जरूरत है, 4,50,000 की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कॉल किया, हाँ जी पैसे ले आओ 4 लाख रुपए तुम सारे के सारे मिलकर। बट कुछ ऐसे भी होंगे भाई, ये कहेंगे कि हाँ जी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, है ना। तो जो एक्चुअल में कंपनी को मिलता है उसे बोलते हैं पेड अप, मींस की एक्चुअल पेड बाय द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिए एक्चुअल में, उसे पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द शेयर्स कैपिटल बियॉन्ड द लिमिट, ओके। अब देखो मेमोरेंडम में लिख दिया कि मेरे को 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा अब कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। मिक्स मींस की मैक्स टू मैक्स वो कितना इशू कर सकती है, 50 लाख शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि 50 लाख शेयर है इंटू 10, टोटल कैपिटल कितनी होगी, 5 करोड़, राइट। हो गया नहीं हो गया। अब ये बोला गया है कि आप 50 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शंस की गई है, रेज द कैपिटल बियॉन्ड द लिमिट। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो कैपिटल को, तो आपको अल्टरेशन वाला पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चेंजिंग वाला पॉइंट हम आगे पढ़े, समझ में आया। नेक्स्ट जाता है एसोसिएशंस। ये आई होप सबको समझ में आ गया कि कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एसोसिएशंस और द सब्सक्रिप्शन क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर जो मेंबर हैं, भाई प्रमोटर वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी बनने से पहले, ये बनने की डेट है 1/4/25 बनने की डेट है, और जो यहाँ पर प्रमोटर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई कम से कम, मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है, तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मुझे कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर चाहिए। 7 मेंबर कम से कम चाहिए, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल चाहिए। मेरे को 2 डायरेक्टर चाहिए, 3 डायरेक्टर चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए। मेरे को MOA AO चाहिए, मुझे कहते हैं बिल्कुल चाहिए। मीन्स की जो भी मेंबर्स है कंपनी के अंदर, उनकी कंसेंट लेना कि हाँ जी हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, क्या तुम लोग हमारे साथ साथ देने के लिए एग्री हो। ये सभी चीज मीन्स की जो सबसे इनिशियल जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो एग्री होने चाहिए कि हाँ जी कंपनी बन रही है, बिकम इट्स अ फर्स्ट मेंबर, कि वो एज अ पहले मेंबर है। अगर उनसे ही सलाह नहीं ली, उनसे ही सहमति नहीं ली, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दैट्स अ रीजन मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इनिशियल मेंबर्स है उनसे क्या करना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी, एग्रीमेंट को हाँ करवाना पड़ेगा। तो डिफाइन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द
कंपनी हमें जो प्रमोटर है उसे फर्स्ट मेंबर डिफाइन करना पड़ेगा, जो फाउंडर है जिसे हम कहते हैं प्रोमोटर, जो कि साइन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे ऊपर, एग्री टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए बिल्कुल एग्री है, ठीक है, और वो शेयर्स को भी ले सकता है, ठीक है। और मेंबर्स की संख्या डिपेंड करती है बेटे कि आपकी कंपनी कैसी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, 1 पर्सन है, ये मैं डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइबर मस्ट बी साइन, सब्सक्राइबर को जरूरी, जितने भी मेंबर है ना कंपनी के अंदर स्टार्टिंग में, उन सबको जरूरी है कि वो साइन करे, अपना नाम, अपने एड्रेस, अपने ऑक्यूपेशन, किस पॉइंट पे वो अपॉइंट हुए हैं, कितने शेयर उन्होंने लिए हुए हैं, तो ये सभी चीजें उनको क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जो सब्सक्रिप्शंस का जो कमिटमेंट होने वाला है, वो कैसा होने वाला है, इररिवोकेबल होने वाला है। रेवोकेबल का मतलब क्या है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, उसे बोला जाता है रेवोकेबल। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप कैंसिल ही नहीं कर सकते उसे बोला जाता है इररेवोकेबल। तो कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कि सब्सक्राइबर जो है विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, विड्रॉ कर सकते हैं, बट आफ्टर द सेलिंग जो भी जितने उसने शेयर्स अपने नाम है या फिर उसने अपने शेयर होल्ड किए हैं, उसको सेल करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद वो मेंबरशिप को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, बट उससे पहले नहीं छोड़ सकता। Ensure the legal validity and the compliances, देखो ये फॉर्मेलिटीज तो आपको सारी जगह करनी पड़ेगी, कि जो रूल रेगुलेशंस है ये तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है अंडर द कंपनी एक्ट वो आपको फॉलो करने पड़े, ठीक है। आई होप ये जो कंपनी के अंदर जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के अंदर ये क्लॉजेस डिस्कस किए, 6 क्लॉजेस थे, इनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, समझ में आ गया होगा। सो अब हम करने वाले हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।